डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप नए नोटिफिकेशंस आसानी से ले सकें। देखिए, आज हम 11th क्लास का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान का अर्थ क्या होता है सबसे पहले ये बताएंगे। अणु और परमाणु का जो विज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान बोलते हैं। और रसायन विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो लेवोसियर को माना जाता है। लेवोसियर जो है हमारे रसायन विज्ञान के जनक हैं। और जो हमारी केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान है, उसकी जो मेन शाखाएँ हैं, मेन ब्रांचेज है, वो हैं कार्बनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, ऑर्गेनिक और भौतिक रसायन। ये 3 मुख्य ब्रांचें हैं। इसके अलावा और भी ब्रांचें हैं जो रसायन शास्त्र के अंतर्गत आती है, जैसे नाभिकीय रसायन है, औद्योगिक रसायन है, कृषि रसायन है। ये भी अन्य शाखाएं हैं, लेकिन स्पेशली हम 3 पार्टों में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में इसका अध्ययन करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? देखिए, कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन में कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन बोलते हैं। यानी कार्बन या कार्बन से बने यौगिकों का जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा कार्बनिक रसायन कहलाएगा। इसलिए हमें कार्बनिक यौगिकों यानी कार्बनिक रसायन को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन के बारे में कुछ जानकारियाँ हमें जाननी होंगी। तो कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो C होता है, कैपिटल C। आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में अगर इसकी स्थिति को देखा जाए तो ये वर्ग 14 के अंतर्गत आता है और आवर्त 2 में ये आता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p2 होता है। ये जो कोश है ये संयोजी कोश कहलाता है, 2s2, 2p2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे 4। तो इस तरह से संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होती है? 4 होती है। और इसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कितने प्रकार से बैलेंस दर्शाएगा, कितने बंध बना सकता है। तो 4 बंध बना सकता है। और ये 4 बंध कैसे कैसे बना सकता है उसके बारे में जानेंगे। ये चारों के चारों हो सकता है सिंगल बॉन्ड बना ले, ये हो सकता है एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना ले, या हो सकता है एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले, या 2 डबल बॉन्ड भी ये बना सकता है। इस तरह से ये 4 प्रकार से 4 बंधों को बना सकता है। यानी बैलेंसिंग 4 दर्शा सकता है। 2 डबल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल, 2 सिंगल, या 1 ट्रिपल, 1 सिंगल बॉन्ड भी ये बना सकता है। इस तरह से इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, जिसका कारण है इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। इसके परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12। परमाणु भार होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। यानी परमाणु भार क्या है? यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है। इसके बाद में बात करें हम कार्बन के ऑक्साइडों की, तो कार्बन के 2 प्रमुख ऑक्साइड होते हैं, 2 मुख्य ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे कार्बन सब ऑक्साइड होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। समस्थानिक किन्हें बोला जाता है वो देखें। समस्थानिक होते हैं एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो इनका सबों का परमाणु संख्या देखें तो परमाणु संख्या तो 6 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, इसकी 13 है, इसकी 14 है। यानी कार्बन के 3 समस्थानिक है जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होंगी? अलग अलग होंगी, C12, C13 और C14। यानी कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। जिसमें कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। यानी ये क्या करता है? रेडियो एक्टिव गुण दर्शाता है। यानी ऐसे पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे होते हैं जो सतही विकिरणों का उत्सर्जन करने लगते हैं। उसके बाद में बात करें कार्बन में और कौन कौन से गुण होते हैं। कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है। यानी ये क्या कर सकता है? आपस में जुड़कर श्रृंखला बना सकता है। अब श्रृंखला कई तरीके से बना सकता है। ये ओपन चेन बना सकता है, वलय बना सकता है, ठीक है, ये वलय भी बना सकता है, ओपन चेन भी बना सकता है। इस तरह से ये श्रृंखलन प्रवृत्ति दर्शाता है।
तो ध्यान रखना है, कार्बन जो है वो श्रृंखलन प्रवृत्ति बनाने का, ऐसे कार्बन इस तरह से जुड़ सकते हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़ सकते हैं, हो सकता है इस तरह से ब्रांचेस निकल जाए इसमें से, इस तरह से जुड़ सकता है, ये आपस में जुड़कर इस तरह से वलय भी बना सकते हैं, इस तरह से वलय बना ले, ठीक है। तो ये कहलाता है इनका श्रृंखलन का गुण। साथ ही जो कार्बन होता है, कार्बन के संयोजी कोश में डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है, और डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण जो इसकी अधिकतम बैलेंसी है वो 4 हो सकती है, 4 से अधिक नहीं हो सकती है। इसके साथ ही ये सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी सहसंयोजी बंध ऐसा बंध होता है जिसमें क्या करते हैं, परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप करते हैं, साझा करते हैं। तो ये साझे द्वारा ही बंधों का निर्माण करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। इस तरह से ये कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। और कार्बन जो है वो वर्ग में अपने वर्ग के अन्य तत्वों की अपेक्षा कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है। तो उसका कारण है इसका छोटा आकार का होना, डी कक्षकों की अनुपस्थिति का होना और सजगता का 4 से अधिक नहीं होना। इस तरह से ये कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों की सामान्य जानकारी की बात करें या कार्बनिक यौगिकों की स्त्री की बात करें तो देखिए, जो कार्बनिक यौगिक हैं उन कार्बनिक यौगिकों के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए हमारे वर्जीलियस। वर्जीलियस एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या बोला, एक सिद्धांत दिया जिसे बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, ये एक सिद्धांत दिया इन्होंने। इनका मानना यह था कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है वो कार्बनिक यौगिक केवल किससे मिल सकता है, हमें जैव शक्ति से प्राप्त हो सकता है। कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है वो केवल किससे प्राप्त होता है, हमें केवल जैव शक्ति से प्राप्त होता है। जैव शक्ति का मतलब जीव, जंतु और पेड़ पौधे। यानी जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों को केवल और केवल हम जीवों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी सजीवों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी निर्जीव पदार्थ इनको नहीं बना सकते हैं। इनका ये सिद्धांत कहलाता है जैव शक्ति सिद्धांत। इनका ये मानना था कि अगर हमें कोई कार्बनिक यौगिक प्राप्त करना है तो केवल हमें इन दोनों माध्यमों से ही ये यौगिक प्राप्त हो सकते हैं और अन्य मार्गों से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसी श्रेणी में एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक बोहलर। फ्रेडरिक बोहलर ने ये बताया कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक है उस कार्बनिक यौगिक को हम अकार्बनिक यौगिक से भी बना सकते हैं। यानी फ्रेडरिक बोहलर ने ये सिद्ध किया कि कोई भी जो अकार्बनिक यौगिक है उससे हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं, प्रयोगशाला में कर सकते हैं। यानी इसको कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। यानी ये जरूरी नहीं है प्रकृति से प्राप्त हो। वर्जीलियस बोल रहा था प्रकृति से प्राप्त होगा, लेकिन बोहलर बोला कि कृत्रिम तौर पर हम प्रयोगशाला में इसको बना सकते हैं। तो इन्होंने एक प्रयोग भी किया और उस प्रयोग में ये सफल भी हुए। इन्होंने क्या किया, एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को उठाया। यह है अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर इन्हें एक यौगिक प्राप्त हुआ, कार्बनिक यौगिक, जिसका नाम यूरिया रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया, यूरिया रखा गया। तो फ्रेडरिक बोहलर ने जो सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या किया, अमोनियम साइनेट जो अकार्बनिक यौगिक था उस अकार्बनिक यौगिक से क्या कर दिया, कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण कर दिया। और इस तरह से जो वर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था वो पूरी तरह क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो हमारा जो कार्बनिक रसायन का पहला यौगिक यानी पहला कार्बनिक रसायन जो माना जाता है, कार्बनिक यौगिक माना जाता है, वो किसको माना जाता है, यूरिया को माना जाता है। यानी पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया। इसी श्रेणी में आगे खोजी हुई, आगे प्रयोग किए गए। तो उसी श्रेणी में अगले जो साइंटिस्ट आए बोहलर के बाद में उन्होंने क्या किया वो देखते हैं। अगले जो साइंटिस्ट थे कोलबे, उन्होंने कोलबे ने क्या कर दिया,
इसके बाद में महोदय के बाद में अल्कोहल में इन्होंने एसिटिक अम्ल का निर्माण किया प्रयोगशाला में। एसिटिक अम्ल बनाया प्रयोगशाला में। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, जिसका दूसरा नाम एथेनोइक एसिड भी, इसको एथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है। जब हम IUPAC को पढ़ेंगे तब बताएंगे इसको। एथेनोइक अम्ल बोला जाता है इसे, एसिटिक अम्ल। ये विनेगर में होता है, सिरके में होता है, ठीक है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए बर्थलोट, और बर्थलोट ने क्या किया, बर्थलोट ने मैथेन गैस को बना दिया। ये भी इन्होंने प्रयोगशाला में बनाया। मैथेन गैस का एक और नाम है मार्श गैस। मार्श गैस इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि मार्श का अर्थ होता है दलदल, और चूंकि ये दलदल से प्राप्त होती है इसलिए इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया, मार्श गैस। तो मैथेन गैस को बनाने का श्रेय किसको जाता है, बर्थलोट को जाता है। तो बर्थलोट ने क्या किया, देखिए कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि कार्बनिक रसायन को समझने से पहले हमें कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जानना बहुत ही आवश्यक है। तो कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिक जितने भी समस्त कार्बनिक यौगिक है उन्हें हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोलते हैं हम अचक्रीय या विपरीत श्रृंखला यौगिक, अचक्रीय या विपरीत श्रृंखला यौगिक, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक या वलय यौगिक, ठीक है। एक है अचक्रीय या विपरीत, विपरीत का मतलब यहाँ पर खुली श्रृंखला से, यानी ये जो यौगिक होंगे वो ओपन चेन वाले होंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले होंगे। चक्रीय, इनमें क्या होगा, कार्बन श्रृंखला कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन उनके जो प्रारंभिक और अंतिम सिरे होंगे वो आपस में जुड़कर वलय का निर्माण करेंगे। यानी इसमें जो प्रथम, फर्स्ट और लास्ट कार्बन होता है वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन इनका जो फर्स्ट और लास्ट कार्बन होता है वो आपस में क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसकी बात करें हम तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसे यौगिक कहलाएंगे हमारे अचक्रीय या विपरीत श्रृंखला यौगिक। विपरीत, व्रत कैसा होता है, गोल होता है, वलय होता है। तो विपरीत यानी बिना व्रत का कैसा होगा, ये खुला हुआ होगा। तो इस तरह से ओपन चेन वाले जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे अचक्रीय या विपरीत श्रृंखला यौगिक होंगे। लेकिन इन्हीं चार कार्बनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, मान लो इसको फर्स्ट कार्बन मान ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में क्या हुए हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, तो ऐसे यौगिक कहलाएंगे हमारे चक्रीय यौगिक। यानी जिनमें क्या होता है, कार्बन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, वलय का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक या वलय यौगिक या संवृत। संवृत का मतलब है व्रत सहित, तो व्रत वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, हमारे चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। इनमें जो फर्स्ट कार्बन होता है वो अंतिम कार्बन के साथ क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं। इसके बारे में बात करें हम, अचक्रीय यौगिकों को एक नाम दिया गया है एलिफेटिक। एलिफेटिक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके कुछ यौगिक जो है, यानी इसके जो कुछ सदस्य हैं उनको जंतु वसा से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया था, जंतु वसा से प्राप्त किया गया था। और एलिफेटिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, एली और फैटोस। एलिफेटिक शब्द किससे बना है, एली और फैटोस से मिलकर बना है। एली का अर्थ होता है पशु से और फैटोस का अर्थ होता है वसा से। यानी ऐसे यौगिक जो पशुओं यानी जंतुओं की वसा से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कहलाते हैं, इसलिए इनका नाम एलिफेटिक रखा गया है। यानी अचक्रीय या विपरीत श्रृंखला यौगिकों का दूसरा नाम क्या है, एलिफेटिक यौगिक है। एलिफेटिक यौगिक बोलने का कारण क्या है, क्योंकि ग्रीक भाषा के दो शब्दों एली और फैटोस से मिलकर बना है। एली का अर्थ होता है पशु और फैटोस का अर्थ होता है वसा, यानी एलिफेटिक का अर्थ क्या है, पशु वसा से प्राप्त होने वाले यौगिक। इस श्रेणी में हमारी एल्केन आ जाएगी, एल्कीन आ जाएगी, एल्काइन आ जाएगी। यानी एलिफेटिक यौगिकों में हमारे जितने भी खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
इसके अलावा अल्कोहल, खुली श्रृंखला वाले अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, जितने भी क्रियात्मक समूह वाले होंगे सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संवृत्त या श्रृंखला वाले यौगिकों का। अभी मैंने ये बताया कि इनमें जो फर्स्ट कार्बन होता है वो लास्ट कार्बन के साथ बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं समचक्रीय, एक को बोलते हैं विषम चक्रीय, यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और एक को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक है और ये हेटेरोसाइक्लिक है, ठीक है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, यानी समचक्रीय और विषमचक्रीय। नाम से तो लग रहा है समचक्रीय। समचक्रीय का मतलब है वलय में एक जैसे ही परमाणु प्रेजेंट होंगे। तो वलय में एक जैसे परमाणु कौन से होंगे? कार्बन, यानी ऐसे चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में केवल कार्बन होते हैं, यानी इनकी जो वलय बनी होती है वो किससे बनी होती है? कार्बन के द्वारा बनी होती है, कार्बन के द्वारा बनी होगी, वो वलय क्या होगी? समचक्रीय होगी। समचक्रीय किसको बोलेंगे हम? ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें वलय केवल एक प्रकार के परमाणु यानी कार्बन से बनी होती है, वो कहलाती है हमारी समचक्रीय वलय या कार्बोचक्रीय यौगिक भी बोलते हैं। और विषम चक्रीय में क्या होगा? इनमें कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी वलय में उपस्थित हो सकते हैं। यानी ऐसे चक्रीय यौगिक जिनमें अलग अलग तरह के परमाणु मिलकर वलय का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे विषम चक्रीय यौगिक। इनमें जरूरी नहीं है कि सभी कार्बन हो, इसमें कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी उपस्थित हो सकता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी उपस्थित हो सकता है, ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, विषम चक्रीय का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे विषम चक्रीय में हमने लिया, ये कोई एग्जाम्पल है हमारा, इसको बोलते हैं पिरिडीन। तो इसमें ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, लेकिन वलय में क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन उपस्थित है। तो ये क्या हो गया हमारा? विषम चक्रीय, जिसमें कार्बन के अतिरिक्त वलय में क्या हो? अन्य परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्रीय यौगिक का नाम है पिरिडीन। ये पिरिडीन है जो विषम चक्रीय यौगिक के अंतर्गत आता है। समचक्रीय यौगिकों की बात करें तो समचक्रीय यौगिक जिसमें वलय क्या होगी? एक ही प्रकार के यानी कार्बन से मिलकर बनी होगी, जैसे ये कार्बन से बनी हुई चेन है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे समचक्रीय कहलाएंगे। अब समचक्रीय जो होते हैं, समचक्रीय यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। समचक्रीय यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहली होती है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है? इनमें 3 या अधिक कार्बन परमाणुओं की वलय होती है। इनमें क्या होती है? 3 या अधिक कार्बन परमाणुओं की वलय होती है। इसके अलावा वलय में कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध हो सकता है, द्विबंध हो सकता है और त्रिबंध हो सकता है। जैसे ये एकल बंध वाली वलय है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। इसमें हो सकता है द्विबंध आ जाए, कहीं पर ये द्विबंध आ गया, हो सकता है कहीं पर त्रिबंध आ जाए, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन वलय में क्या रहेंगे? कार्बन ही प्रेजेंट रहेंगे। कार्बन के अतिरिक्त दूसरे परमाणु वलय का निर्माण नहीं करेंगे, यानी सभी में कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर वलय का निर्माण करेंगे। ये वलय क्या होगी? 3 या अधिक कार्बन की वलय होगी, जिसमें एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध होंगे। इसके अलावा इसमें एक विशेषता और होगी कि इनके जो गुण होंगे, इन यौगिकों के जो गुण होंगे वो एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। इन यौगिकों के जो गुण होते हैं वो एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं, इसी कारण इनका नाम एलिसाइक्लिक यौगिक रखा गया है। यानी एलिसाइक्लिक यौगिक ऐसे चक्रीय समचक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें 3 या अधिक कार्बन की वलय होती है, लेकिन इनके जो गुण होते हैं वो एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हैं। इसमें हमारे साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन ये चीज़ें एलिसाइक्लिक यौगिकों के अंतर्गत आएगी।
उसके बाद में बात करते हैं हम अगला एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक किसे बोला जाता है? एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? देखें, एरोमेटिक जो शब्द है वो एक शब्द से मिलकर बना है, एरोमा। एरोमा से मिलकर बना है, और एरोमा जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुगंध। यानी ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनमें विशेष प्रकार की गंध होती है वो क्या कहलाते हैं? हमारे एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। विशेष गंध यानी सुगंध, सुगंध के कारण इनका नाम क्या दिया गया है? एरोमेटिक। एरोमा सुगंध यानी एरोमेटिक। और इनकी जो वलय होगी उस वलय में कम से कम 6 कार्बन होंगे। यानी एरोमेटिक यौगिकों के अंतर्गत स्पेशली 6 कार्बन उपस्थित होंगे और उनमें एकांतर क्रम में 3 द्विबंध उपस्थित होंगे। यहाँ देखें, एरोमेटिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेंजीनोइड, एक होता है नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड जो होता है उसमें बेंजीन वलय प्रेजेंट होती है। बेंजीन वलय क्या होती है? बेंजीन वलय ये वलय होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और 3 द्विबंध एकांतर क्रम में होती है, इसको बोलते हैं हम बेंजीन। इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। वो मैं बता देता हूँ कि बेंजीन क्या होता है, क्योंकि हमें एरोमेटिक यौगिकों को समझने से पहले सबसे जो मेन सदस्य है बेंजीन, उसके बारे में समझना होगा। तो बेंजीन